हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 9 और 10 जुलाई के करंट अफेयर को। हम अल्टरनेट डे पे जो हमारे करंट अफेयर छूटे हुए हैं उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 9 जुलाई और 10 जुलाई का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है इस वीडियो में। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, देश में सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किसने किया? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किया। इससे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर के साथ साथ ही स्थानीय जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन के आंकड़ों को अगर माने तो उनके आंकड़ों के हिसाब से इस कार्यक्रम से लगभग 1.25 करोड़ लोगों को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार प्रदान किया गया। अब अगर प्रवासी भारतीयों के रोजगार की बात हो रही है तो कुछ और भी जो हैं जिन्होंने इनके लिए रोजगार अभियान चलाया उनके नाम जान लेते हैं। अन्य प्रदेशों के क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ तो सारे जो श्रमिक थे वो अपने गृह राज्य को वापस आए। जो कहीं पे जॉब करता था, कोई मुंबई में करता था, कोई गुजरात में करता था उत्तर प्रदेश से, या फिर बिहार से, या फिर छत्तीसगढ़ से जाके, या फिर झारखंड से जाके, तो ये सारे लोग अपने अपने गृह राज्य में वापस आ गए क्योंकि उनकी नौकरियां कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से छूट गई। तो विभिन्न प्रदेश के सरकारों द्वारा अलग अलग तरीके से इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान चलाया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया, जिसमें मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं उनको जिस तरह के जो है श्रमिकों की ज़रूरत है उसको वो अपलोड करेंगे और श्रमिक अपना डेटा उपलब्ध कराएंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में हुनर उपलब्ध है। तो दोनों को मैच कराने के बाद गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन कर देगी कि इनको इस तरह का हुनर आता है इस व्यक्ति को, और ये कंपनी को इस तरह के हुनर की व्यक्ति की ज़रूरत है, तो ये व्यक्ति जाके इस कंपनी में अपने ही राज्य में नौकरी कर सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु ऐप को लॉन्च किया था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान श्रमिक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया, वो भी कुछ रोजगार सेतु की तरह कार्य करता है। झारखंड सरकार ने रोजगार कैंप लगा के श्रमिकों को जो है रोजगार प्रदान किए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सबसे बड़ा जो है ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान तो चलाया ही चलाया, साथ ही उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का गठन करने का मतलब होता है कि अब आयोग इनकी सारी जिम्मेदारी लेगा, इनके बच्चों की जिम्मेदारी, इनका इंश्योरेंस, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, इनके हुनर के हिसाब से इनको रोजगार की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रवासी श्रमिक आयोग की हो जाएगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमारी केंद्र सरकार ने भी चलाया है, जिसमें एक साथ श्रमिकों को 120 दिन का रोजगार उनके हुनर के हिसाब से दिया जा रहा है। ये क्या है कि एक तो है मनरेगा, जिसके अंतर्गत पूरे साल के दौरान 100 दिनों का रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार देती है, लेकिन इसमें 120 दिनों का रोजगार किसी व्यक्ति के हुनर के हिसाब से उसे प्रदान कर रही है केंद्र सरकार। यही है गरीब कल्याण रोजगार योजना। अभी ये हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, और जून में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपए भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। और बस जो है इस क्वेश्चन में यही इतना जानेंगे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और मैंने आपको सारे आंकड़े बताए हैं कि मध्य प्रदेश रोजगार सेतु ऐप के जरिए दे रहा है, राजस्थान सरकार राजस्थान श्रमिक रोजगार पोर्टल ऐप के जरिए दे रही है श्रमिकों को रोजगार, झारखंड में रोजगार कैंप के जरिए श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी अध्यक्षता में व्यवहार परिवर्तन अभियान को तैयार किया गया? नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल, जिसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल? कोविड-19 की वजह से अब हम एक नए तरीके का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल। पहले क्या था, नॉर्मल व्यक्ति बार बार हाथ जो धुलता था उसे बोला जाता था कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन अभी हर घंटे पे, हर 2 घंटे पे, हर बार कहीं बाहर से आने के बाद हाथ धुलने की बात करी जा रही है, ताकि हम कोविड-19 के खिलाफ एक जो है पॉजिटिव लड़ाई को लड़ें और उसे अपने से दूर रख सकें। हमेशा मास्क पहनने की बात हो रही है, हमेशा अपने आप को, हाथों को सैनिटाइज करने की बात हो रही है। ये मतलब कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये नया नॉर्मल है। इसी नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल यही अभियान चलाया गया। इस अभियान को जो है तैयार किया गया एक पूरी कमेटी के द्वारा, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए इसके लिए। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इसका कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके कि अब हम नए नॉर्मल, क्योंकि देखिए कोविड-19 5 महीने हो गए और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब हमको अपने आदतों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को रोक के नहीं रखा जा सकता कोविड-19 की वजह से। देश को तो चलना ही चलना है, तो इसीलिए हम अपने आदतों में नई चीज़ों को लाके हम कोविड-19 के खिलाफ इफ़ेक्टिव तरीके से लड़ते हुए अपने कार्य को भी कर सकते हैं। इसीलिए एक नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल अभियान तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी ने की। साथ ही साथ इस अभियान को मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की भी मदद मिली। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राजीव कुमार हैं, और इसके CEO जिन्होंने नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल को तैयार करने वाले कमेटी की अभियान की मतलब अध्यक्षता की, ये हैं जो है अमिताभ कांत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन निधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा कितना प्रदान किया गया? चीन के साथ सीमा पर अभी तनाव है। इस तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन धन के रूप में 500 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की हैं। इस विशेष वित्तीय शक्ति के तहत चीन जो है के साथ जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तीनों सेनाओं के जो सैन्य मामलों का विभाग है उनको 500 करोड़ रुपए तक के कोई भी हथियार प्रणाली या इन्फेंट्री खरीदने के लिए खुली छूट दे दी गई है। अभी 300 करोड़ रुपए मैंने बताया अभी कुछ कल या परसों के क्वेश्चन में कि जो डिफेंस इक्विटाइजेशन कमेटी है उसको भी 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने के लिए जो है अनुमति प्रदान कर दी गई है। यानी अब वो बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के 300 करोड़ रुपए तक के हथियार को खरीद सकेगा। और अब यहाँ पे क्या किया गया, युद्ध की तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जो कि तीनों सेनाओं के लिए हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। ये तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 500 करोड़ रुपए आपातकालीन निधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है सशस्त्र बलों को, भारतीय सशस्त्र बलों को। हमारे डिफेंस चीफ स्टाफ कौन है? देखिए पहले भारत में डिफेंस चीफ स्टाफ जैसी कोई पोस्ट नहीं थी। तीनों जो सेनाओं के अध्यक्ष होते थे ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब इन तीनों सेनाओं को डिफेंस चीफ स्टाफ के अधीन कार्य करना होता है। हमारे पहले डिफेंस चीफ स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। हमारे जो आर्मी है, हमारी जो थल सेना है उसके कमांडर इन चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और हमारी जो नेवी है, हमारी जो नौसेना है उसके प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और हमारी वायुसेना, हमारी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं राकेश सिंह भदौरिया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों के लिए उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है? कर्नाटका की सरकार ने कर्नाटका राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर्नाटक उद्योग अधिनियम 2000 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अंतर्गत
नियम व प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक जो हैं वो कर्नाटक में एक आदर्श वातावरण को पा सकें अपने निवेश के लिए। यानी कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलने का जो नियम कानून है उसे और सरल बनाया गया है। अभी तक गुजरात और राजस्थान सरकार ने केवल जो है लघु उद्योग के लिए नियम में संशोधन किया था। यानी कि अगर गुजरात और राजस्थान में लघु उद्योग करना है तो उन्होंने इसके लिए तो नियम सरल किए थे, लेकिन मध्यम और बड़े उद्योग के लिए राजस्थान और गुजरात में भी नियम सरल नहीं है। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने तीनों उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, तीनों उद्योग के लिए अपने नियमों में सरलता लाए हैं, जिससे निवेशक वहाँ पे आकर्षित हों, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकें। और इसके तहत उन्होंने और भी अधिनियम किया है कि एकल खिड़की प्रणाली जारी की है, जिसके तहत एक ही खिड़की पे उनकी सारी फाइलें पास हों और जल्दी जल्दी कार्य हो सकें। कर्नाटक ने तीनों तरह के उद्योग, मध्यम, बड़े और लघु उद्योग में संशोधन किया, जबकि आपका राजस्थान और गुजरात ने सिर्फ लघु उद्योग के लिए नियमों में संशोधन किया है। हमारे जो कर्नाटक है वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं, जो कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, और बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ताज़ा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में नए औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महापरवाना की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। नए उद्योग को अलग अलग 25 विभाग से अनुमति लेनी होती है। जैसे कोई उद्योग लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जो भूमि डिपार्टमेंट है, यानी कि लैंड एक्विटाइजेशन के लिए अनुमति लेनी होती है। फिर आपको जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण की अनुमति लेनी होती है। फिर आपको भूगर्भ की अनुमति लेनी होती है। फिर आपको लेबर डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है। इस तरीके से कुल 25 विभागों से अनुमति लेनी होती है महाराष्ट्र में। तो अब नए महापरवाना पहल के तहत नए उद्योगों को अलग अलग 25 विभाग की जो अनुमतियां लेनी होती थी वो सभी एकल खिड़की व्यवस्था के तहत ला दी गई हैं। यानी कि अब आपको सिर्फ एक खिड़की पे जाना है, एक जगह पे जाना है, जहां पे आपको आपकी सारी अनुमतियां नियमानुसार प्रदान की जाएंगी। और जो इन नई कंपनियों को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये क्या बोल रहा है, इसको मैत्री बोल रहा है। मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। यहाँ पे आवेदन करना होगा, जहाँ पे जो नई फैक्ट्रियाँ, जो औद्योगिक निवेश हैं, उनको 25 विभागों की अनुमति एक ही खिड़की पर 48 घंटे के अंदर सरकार द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। यानी आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको सारे के सारे 25 जो है इनका जो 25 अनुमति लेनी होती है गवर्नमेंट से, वो सभी 48 घंटे के अंदर ही प्रदान कर दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महापरवाना पहल के तहत ये नए उद्योग को महाराष्ट्र में ये विकसित करना चाह रही है महाराष्ट्र सरकार। और जो महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है, इसके अध्यक्ष हर्षदीप कांबले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। साथ ही भगत सिंह कोश्यार ये वहाँ के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलारी वन क्षेत्र जिसे संरक्षित घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तिलारी फॉरेस्ट एरिया ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि तिलारी फॉरेस्ट महाराष्ट्र में स्थित है। अगर महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो ये सिंधुदुर्ग एक जिला है महाराष्ट्र के, वहाँ पे स्थित है। तिलारी क्षेत्र जो है, यहाँ पे बाघ प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। यह महाराष्ट्र का 62वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र होगा, यानी कि 62वां संरक्षित क्षेत्र होगा ये महाराष्ट्र का। और यहाँ पे बाघ प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण है। चूँकि जो 62 पूरे 62 जो हैं उन सभी में बाघ प्रजनन के लिए अनुकूलता की वजह से नहीं उनको रिजर्व क्षेत्र घोषित किया कि सबकी अपनी अलग अलग विशेषता की वजह से महाराष्ट्र में कुल 62 रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा। अगर हम बाघ की बात करें तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50 टाइगर रिजर्व हैं। और अगर हम आबादी की बात करें तो पूरे विश्व में जितने
बाघ हैं, जितने टाइगर हैं, उसका 80% पॉपुलेशन बाघों का भारत में रहता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन श्री शालीराम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अगर टाइगर की बात करें, टोटल पॉपुलेशन टाइगर की, भारत की जो लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन की जनगणना थी उनके अनुसार 2967 टाइगर पूरे भारत में हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश टॉप पे है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं 526। कर्नाटका में मध्य प्रदेश से 2 कम टाइगर हैं 524, और उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है टाइगर में, इसके पास हैं कुल 442 टाइगर। कर्नाटका देखिए दूसरे नंबर पे टाइगर में है। और अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य के पास है, तो वो भी कर्नाटका है। हाथी सबसे ज़्यादा कर्नाटका के पास है, और टाइगर सबसे सेकंड मोस्ट कर्नाटका के पास है मध्य प्रदेश के बाद। और हाथी दूसरे नंबर पे किस राज्य के पास है? कर्नाटका के बाद केरला के पास हाथी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? भारत के बाहर जो योग का पहला विश्वविद्यालय है ये स्थित है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थित है। भारत जो है जो 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित होने में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी यूनाइटेड नेशन में, और भारत के ही आग्रह पर यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, और इस वर्ष हम 5वां योग दिवस मनाए, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस वर्ष कोई जो है जन समूह को इकट्ठा नहीं होना था, इसलिए उस तरीके का आयोजन नहीं हुआ। सारे आयोजन वर्चुअल हुए, और जो थीम इस वर्ष की थी यूनाइटेड नेशन की योग दिवस पे थी वो थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पे योग। ये यूनाइटेड नेशन की थीम है, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पे योग। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की थीम की, भारतीय सरकार के थीम की, तो ये थी घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो घर पे योग तो दोनों की थीम में था, लेकिन स्वास्थ्य के लिए योग था किसकी थीम में? यूनाइटेड नेशन की। और परिवार के साथ योग था भारत सरकार की थीम में। तो भारत के बाहर योग का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया लॉस एंजलिस अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन एंटी ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने के लिए किस देश ने सहमति व्यक्त की है? देखिए, जो ट्रीटी मतलब होती है कि समझौता। यह ट्रीटी है कि हथियारों को संघर्ष क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए की गई है। मतलब ये जो समझौता है, जो भी देश इस पे दस्तखत कर देता है, जो भी देश अपने साइन कर देते हैं, उन देशों को, अगर कोई दो देशों के बीच संघर्ष हो रहा है तो आपका कितना भी अच्छा मित्र कोई देश है, लेकिन आप उनको हथियारों की सप्लाई नहीं करोगे, ऐसी ट्रीटी है ये। इस संधि पर साइन करने से यह माना जाता है कि जो भी देश इस पे साइन कर रहा है वो दुनिया में शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध देश है। अब जो देश ने अभी जून में इस पे साइन किया है उस देश का नाम चीन है। इस संधि पर जो है चीन जो है साइन कर दिया है। हालांकि चीन का जो नेचर है ये डुअल नेचर है, यानी कि चीन दोहरी प्रवृत्ति का आदमी है। चीन दोगला देश है जिससे पूरा विश्व वाकिफ हो चुका है। गलवान की घटना हम सभी को पता है। शांति की वार्ता के लिए बुलाए गए हमारे सैनिकों पर चीन ने हमला किया, परंतु हमारे सैनिक चीन में संख्या से कम होने के बावजूद भी मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने गलवान में। और चीन के ज़्यादा सैनिक होने के बावजूद भी भारतीय जवानों ने चीन सेना के 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। इसमें हमारे 19 जवान भी शहीद हुए थे। तो आप जो है एक तरफ तो शांति के लिए वार्ता करने के लिए बुला रहे हो गलवान घाटी में, फिर आक्रमण कर रहे हो। दूसरी तरफ अब आप क्या कर रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी पर जो है साइन कर रहे हो। तो चीन का जो ये डुअल नेचर है, चीन की ये जो दोहरी प्रवृत्ति है, इससे पूरा देश वाकिफ है। इसी वजह से अमेरिका भारत के साथ खुल के खड़ा है, इजराइल भारत के साथ खुल के खड़ा है, ब्रिटेन भारत के साथ खुल के खड़ा है, रसिया भी भारत को समर्थन लगातार दे रहा है, क्योंकि चीन जो है कहता कुछ है और करता कुछ है। अब देखिए कितने दिनों तक ये ट्रीटी पे साइन करने के बाद चीन अपने इस ट्रीटी पे साइन करने के बाद इस ट्रीटी की जितने भी
कैरेक्टर हैं उनको निभा पाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र आर्म ट्रेड ट्रीटी पर हाल ही में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। क्या है ये ट्रीटी? मैंने बताया कि जो भी देश इस ट्रीटी पे साइन करते हैं ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया में शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध देश हैं, और अगर किन्हीं दो देशों के बीच वार चल रहा है तो वहाँ पे हथियार नहीं भेजते। इस तरीके से कई सारे नियम हैं इस ट्रीटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसने रूस की विजय परेड दिवस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाग लिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत पीपुल्स की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया? देखिए, रूस का पहला नाम था सोवियत संयुक्त राष्ट्र इसका नाम था, क्योंकि पहले रूस विभाजित नहीं था, फिर रूस विभाजित हो गया इस वर्ल्ड वार के बाद, और अब इसका नाम रशिया हो गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। इसमें हालांकि रूस की अकेली जीत नहीं थी, ये जीत एक अलायंस की थी, एक गठबंधन की थी। इस गठबंधन में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका के साथ रशिया, USSR उस समय रशिया को बोलते थे, ये चारों थे। लेकिन रूस अपनी इस जीत का जश्न मना रहा है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, और वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में वहाँ पे गए। साथ ही साथ भारत के 25 सैनिकों ने, जो परेड हुई वहाँ पे इस उपलक्ष्य में, उसमें भी हिस्सा लिया था। 75वीं वर्षगांठ पे भारत के 75 सैनिकों ने रूस में वहाँ की परेड में हिस्सा लिया। ये किस चीज़ की 75वीं वर्षगांठ थी? जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें रशिया अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जो है इस वर्षगांठ को मनाया इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें राजनाथ सिंह ने जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाग लिया, और साथ ही साथ 75 सैनिकों ने यहाँ की परेड में भी हिस्सा लिया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने UDMA टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। डिजिटल वॉलेट क्या है? जैसे आपका गूगल पे, पेटीएम, ये सारे डिजिटल वॉलेट हैं। इसी तरीके से एस बैंक ने UDMA के साथ मिलकर एक नया युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है। तो एस बैंक ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। UDMA का जो हेडक्वार्टर है ये कर्नाटका में है, इसके फाउंडर CEO प्रशांत वी करके हैं, और एस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके CEO कौन है? इसके CEO प्रशांत कुमार हैं। उस जो है एस बैंक के CEO प्रशांत वी और एस बैंक के CEO प्रशांत कुमार हैं, जबकि UDMA टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के CEO प्रशांत वी हैं। UDMA का हेडक्वार्टर कर्नाटका में है, एस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो ये नया युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर रहा है एस बैंक UDMA टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में, ऐसा बताया जा रहा है कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल होगा, यह बहुभाषी होगा, यानी कि जिस प्रदेश की जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उस भाषा में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इस जो है युवा पे नाम के डिजिटल वॉलेट ऐप को, इसको हैकिंग से रोकने के लिए कई स्तर की इसमें सिक्योरिटी दी गई है, और जनरल सिक्योरिटी में 3 स्टेप सिक्योरिटी से इसको बांधा गया है, ताकि कोई भी डिजिटल वॉलेट में आसानी से इन्वेजन ना कर सके, उसमें अंदर ना घुस सके। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो है ये SBI के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रति व्यक्ति आय है, ये है 1.43 लाख, यानी 1,43,000 रुपये। अब तो ये सोचने वाली बात है कि हम में से कई सारे लोगों के पास 1,43,000 रुपये महीने नहीं आ रहे हैं। तो क्या है ये प्रति व्यक्ति आय? देखिए, जिस साल की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है उस साल के मतलब हम प्रति व्यक्ति आय को किसी भी साल में 1 जुलाई को ही निकालते हैं या 1 जुलाई के बाद निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है और जिस वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय निकालनी होती है उस वर्ष के 1 जुलाई को देश की जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं। यानी देश के राष्ट्रीय आय को 1 जुलाई को जितनी जनसंख्या देश की है उससे विभाजित कर देते हैं, तो इससे प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय उस देश की निकल जाती है उस वर्ष के लिए।
अब इस वर्ष के लिए जो हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय है ये है 1,43,000 रुपये। और अगर हम देखें तो भारत में 22% पॉपुलेशन जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी कि ज़्यादातर पैसा इसमें से कुछ ही लोगों के पास है। अब लेकिन प्रति व्यक्ति आय निकालते समय हम जब देश की राष्ट्रीय आय देखते हैं तो उसमें वो पैसा भी इसमें सम्मिलित होता है, इसलिए जो है प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा आ जाती है। अब सोचिए कि 22% जनसंख्या हमारे देश की बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे है, और जबकि देश के प्रति व्यक्ति की आय 1,43,000 रुपये है, तो इसका यही मतलब निकल रहा है कि जो पैसे हैं वो कुछ लोगों के पास ही सीमित हैं। इसी वजह से इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है कि किसी देश की 22% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे और प्रति व्यक्ति आय उस देश की जो है 1,43,000 रुपये है। तो ऑप्शन SBI ने बताया कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,43,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बनाई गई समिति का अध्यक्ष है, जो असम के बागान के तेल के कुएं की छानबीन करेगी। इन व्यक्ति का नाम है VP केतकी। VP केतकी जो है एक समिति के अध्यक्ष हैं जो असम के बागान, यानी असम में जो चाय पत्तियों के बागान, जो चाय पत्तियों की खेती होती है उसे बागान बोलते हैं, उसके बागान में जो अगर कोई तेल के कुएं, देखिए असम में ही डिब्रूगढ़ रिफाइनरीज है, यानी कि असम के आसपास तेल होने की संभावना ज़्यादा है। अब लेकिन करना क्या है कि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना जो है असम के बागान, असम के खेती जो चाय बागानों की होती है उसको नुकसान पहुंचाए, हम उन तेल जहाँ पे तेल है उसे खोज ले जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात मानी जाएगी। तो इसीलिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष VP केतकी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, जो कि असम के बागानों में तेल के कुएं की छानबीन करेगी और फिर बताएगी यहाँ पे तेल का कुआं है तो कम से कम नुकसान में हम तेल को वहाँ से निकाल सकेंगे। NTG क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखभाल करता है पूरे भारत में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो इसके हेड हैं वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। VP केतकी बनाए गए हैं अध्यक्ष असम बागान के तेल के कुएं की छानबीन के लिए। इनको किसने अध्यक्ष बनाया है? इनको अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। इस समिति का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ही इनको इस काम के लिए अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक स्विस बैंकों में पार किए गए धन, मतलब कि देखिए जो पैसे स्विस बैंक में रखे जाते हैं वो चोरी से रखे जाते हैं, क्योंकि स्विस बैंक जो है उन पैसों को रखने का चार्ज लेता है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे कमाए हुए होते हैं, इसलिए उन्हें वो ले जाके किसी भी देश का नागरिक स्विस बैंक में रख देता है, क्योंकि वहाँ पे उनका धन सुरक्षित होता है। और स्विस गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये भी नहीं पूछते कि आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, बल्कि वो पैसा रखने का आपसे कुछ चार्ज लेते हैं उसके एवज में कि हम आपके पैसे को रख रहे हैं। लेकिन वो हर साल ये बताते हैं कि किस देश का जो है कितना पैसा हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक जो है कोई समझौता हुआ सारे देशों के बीच कि आप ये तो कम से कम बताओ कि किस देश का कितना पैसा है। तो इससे ये पता चला कि भारत 77वें रैंक पे है 2019 में, यानी कि भारत ने जो है पहले 2018 में भारत 74वें स्थान पे था, अब भारत पहुंच गया 77वें स्थान पे। भारत का जो स्विस बैंक में पैसा है वो कम हुआ है 2018 की तुलना में 2019 में। इस वर्ष 77वें स्थान पे है भारत। 2019 पे जो 2019 के अंत में जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भारत 77वें स्थान पे था जो है स्विस बैंक में रखे गए पार्क किए गए पैसे के मामले में। अगर हम इस लिस्ट में देखें तो पहले स्थान पे है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में है। दूसरे नंबर पे US, अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में है। तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज का तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? स्विस बैंक के पास है। और भारत इसी क्रम में 77वें स्थान पे है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संजीता चानू जो हाल ही में खबरों में है यह किस खेल से जुड़ी हैं? के संजीता चानू यह जुड़ी हैं भारोत्तोलन से। इन्होंने
18 में इनको जो है 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार अभी मिला नहीं है 2018 का, तो उसके लिए इनको नामित किया गया है। इन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, इसी वजह से इन्हें 2018 के जो अर्जुन पुरस्कार हैं उसके लिए नामित किया गया है। हम आप के संजीता चानू को मीराबाई चानू से कंफ्यूज नहीं करेंगे। के संजीता चानू भी क्या करी हैं, ये भी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की हैं और मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग की हैं। लेकिन मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री अवार्ड जैसे सम्मान से नवाजा जा चुका है, जबकि जो के संजीता चानू हैं इनका ये पहला अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार 2018 का, जो अब 2020 में दिया जाना है, उससे इनको नवाजा जाएगा। इनको नॉमिनी किया गया है उसके लिए। तो दोनों अलग अलग हैं, के संजीता चानू और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारत के लिए 4 बार गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जबकि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने सिल्वर और गोल्ड मेडल दोनों दिलाए हैं भारत को। तो मीराबाई चानू और के संजीता चानू दोनों भारोत्तोलन से संबंधित हैं। मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जबकि के संजीता चानू को सिर्फ और सिर्फ अभी अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार इस वर्ष मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2023 महिला विश्व कप टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जो फीफा का महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है, इसकी मेज़बानी 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देश करेंगे। कुछ मैच ऑस्ट्रेलिया में होंगे और कुछ मैच न्यूजीलैंड में होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों करेंगे। इसके ठीक 1 साल पहले यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप अगर सिर्फ है तो यानी कि ये पुरुषों का है, अगर फीफा महिलाओं का है तो उसके साथ फीफा महिला विश्व कप लिखा होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होना है, जिसकी मेज़बानी कतर करेगा। तो फीफा जो पुरुषों का होगा 2022 में उसकी मेज़बानी कतर करेगा, जबकि फीफा जो महिलाओं का 2023 में होगा उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लघु मध्यम और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में कायाकल्प करने के लिए किस राज्य को 41,025 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने 41,025 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तमिलनाडु सरकार को। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को जो है एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा विकास करने की बात कही और सारे राज्यों से कहा कि आप एमएसएमई सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, जो लघु मध्यम और छोटे उद्योग हैं, उन पे अधिक ध्यान दें और उनके विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। उसी क्रम में केंद्र सरकार ने 41,025 करोड़ रुपए तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए जो है आवंटित किया है, ताकि तमिलनाडु में एमएसएमई सेक्टर के विकास में पूंजी की कोई कमी ना रह जाए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री एडापडी के पलनीस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल के कितने सदस्यों ने भाग लिया? देखिए, अभी वो क्वेश्चन था कि रूस के विजय दिवस परेड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो वो किए थे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और ये 75वां इनका विजय दिवस था वर्ल्ड वार सेकेंड से। वर्ल्ड वार सेकेंड की जीत की खुशी ये मनाई जा रही है, तो इसमें भारत के 75 जो है सैन्य दल ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 75 भारतीय सैन्य दल के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में 2 लोन स्कीम लॉन्च की। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी चीफ मैनेजरिंग डायरेक्टर कौन हैं? जम्मू कश्मीर के चीफ मैनेजरिंग डायरेक्टर हैं आर.के. छिब्बर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्या है कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जब धारा 370 हटा, 35A हटा, उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको जो है यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया और इसमें विभाजन करते हुए इससे एक अलग राज्य, एक अलग यूनियन टेरिटरी लद्दाख को भी बनाया। यानी कि जम्मू कश्मीर खुद तो यूनियन टेरिटरी है ही है, साथ ही साथ इससे जो है अलग हुआ लद्दाख हिस्सा भी यूनियन टेरिटरी का है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनियन टेरिटरी 2 तरह की होती हैं। एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी होती है लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरी यूनियन टेरिटरी होती है विदाउट लेजिस्लेटिव, वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं।
और दोनों जगहों पे जो गवर्नर होते हैं यानी कि जो सेंट्रल के प्रतिनिधि होते हैं उनको ल्यूटिनेंट्स गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और जबकि आम राज्य जो होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे सिर्फ गवर्नर। लेकिन दिल्ली के जो गवर्नर होंगे इनको ल्यूटिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विदाउट लेजिस्लेटिव, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो वहाँ पे भी जो गवर्नर होंगे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोलेंगे। इसी वजह से क्वेश्चन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू लिखा हुआ है। भारत में कुल 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो विथ लेजिस्लेटिव हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। ये तीनों में जो है आपके मुख्यमंत्री भी हैं, साथ ही साथ ये यूनियन टेरिटरी भी है। जबकि जो शेष यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल द्वारा भेजा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है जो कि वहाँ के कार्यकाज को देखता है। जैसे आपका लद्दाख, जैसे आपका अंडमान निकोबार, जैसे दमन एंड दीव, ये सारे क्या हैं आपके यूनियन टेरिटरी विथआउट लेजिस्लेटिव। 2 लोन स्कीम को लॉन्च किया जीसी मुर्मू ने, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एक है जम्मू कश्मीर बैंक व्यवसाय सहायता ऋण योजना, दूसरा है जम्मू कश्मीर बैंक व्यापार सहायता ऋण योजना। कोविड-19 महामारी की वजह से सभी प्रदेशों की जो व्यवसाय की स्थिति है वो काफ़ी डाउन चल रही है। उन्हीं से उभरने के लिए अलग अलग प्रदेश सरकारों द्वारा व्यवसाय को ऊपर उठाने के लिए अलग अलग ऋण योजना की घोषणा की जा रही है। उसी के तहत जो है 2 ऋण योजनाओं की घोषणा की जम्मू कश्मीर बैंक ने, किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने इन योजनाओं की घोषणा की। जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी जो हैं ये हैं RK छिब्बर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज रामसा जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध थे? देखिए, जो परवेज रामसा जी हैं ये सेना के कार्मिक थे, इन्हें वीर चक्र से नवाजा जा चुका है। इनकी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गई। 1971 में भारत पाक युद्ध के ये नायक रहे थे। उस दौरान इन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और 1985 में ये सेना से रिटायर हुए थे। 77 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो परवेज रामसा जी ये सेना के कर्मी थे, भारतीय सेना के जवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए 2020 के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी बेटर नॉलेज बेटर केयर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेटर नॉलेज बेटर केयर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के कारण जो वैश्विक समस्या है उस पर आम जनता के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिससे आम जनता जो नशीली दवाएं होती हैं उनके उपयोग से बचे, उनकी तस्करी हो रही है तो उसके लिए जागरूक रहे कि इसकी गलत तरीके से तस्करी ना हो सके। क्योंकि वही दवाएं काफ़ी बार हम इस्तेमाल करते हैं जो है दवाओं के रूप में, वही ड्रग्स जो नशीले होते हैं, जैसे कि मजुराइना है जिसे हम बेहोश करने के लिए देते हैं पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान, और अगर उसी का अधिक डोज मिल जाए पेशेंट को तो वो नशा का कार्य करता है। तो इसलिए जो है इसका दुरुपयोग होता है, इसकी तस्करी होती है और इसका सेवन भी होता है। इन्हीं सब के लिए लोगों के मन में जागरूकता हो, इसी के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ। इस वर्ष का जो थीम था ये था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने म्यांमार के सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हयांग के साथ बैठक की। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नैपीटावा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल मिंग आंग हायांग दोनों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि दोनों की धरती, दोनों की तरफ से कोई भी एक दूसरे देश के खिलाफ
कार्य नहीं किया जा सकेगा, यानी कि कोई भी कार्य जो भारत के खिलाफ हो वो म्यांमार की धरती से नहीं हो सकेगा, और जो म्यांमार के खिलाफ हो वो भारत की धरती से नहीं हो सकेगा। इस बैठक के दौरान दोनों ने इसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। म्यांमार एक साउथ एशिया का देश है, हमारा पड़ोसी देश है, और इसकी करेंसी क्या है? म्यांमार क्वाट। म्यांमार क्वाट इसकी करेंसी है, और राजधानी म्यांमार की नैपीटावा है। ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।